हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में एसएससी सीजीएल एग्जाम 2023 टीयर 1 के प्रीवियस ईयर की सीरीज में आप देख सकते हैं कि 27 जुलाई को पूछे गए शिफ्ट नंबर 2 में जितने सारे क्वेश्चंस होंगे इंग्लिश का, इन सबको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज बेहतरीन तरीके से। तो ये हमारा सेट नंबर 38 होगा। इसके पहले हम 37 शिफ्ट कर चुके हैं और पूरा का पूरा शिफ्ट जो है वो 39 में पूरा हुआ था, आपका टीयर 1 का 23 वाला। तो कल ये पूरा सेट समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस सीरीज बहुत ही पसंद आया होगा, तो एक बार लाइक कर दीजिएगा हमारे इस एफर्ट के लिए। ठीक है, बाकी मेरा नाम बबलू सोनी है और मैं फिलहाल दिल्ली के अंदर पोस्टेड हूँ। मैंने सीजीएल 2 बार क्रैक किया है। मैं फिलहाल सीजीए अकाउंटेंट हूँ, जो कि दिल्ली के अंदर कृषि भवन में मेरा पोस्टिंग हुआ है। ठीक है, तो आइए चलते हैं, हम लोग सीधे शुरुआत करते हैं। सीधे इंग्लिश के सवालों की तरफ चलते हैं। आ जाइए नीचे। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन आपका शुरू हो रहा है। ठीक है, तो पहला सवाल बोलता है कि सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट होमोनिम टू फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, तो होमोनिम होता क्या है? तो होमोनिम का मतलब होता है कि जिसका प्रोनाउंसिएशन सेम हो। ठीक है, तो यहाँ पे फियर है, फियर है, फेयर है, फेयर, मतलब ऑलमोस्ट अब देख रहे हैं कि सारे ऑप्शन लगभग सेम ही चीज़ है। तो आपसे कह रहे हैं कि बेस्ट ऑप्शन कौन सा फिल करेंगे ताकि ये बिल्कुल सही सेंटेंस बनेगा। तो आप बोलेंगे द चिल्ड्रन एंजॉयड द फियर, वो डर को एंजॉय करेंगे। ये वाला फियर क्या होता है मुझे नहीं पता, ये फेयर कुछ भी नहीं होता। दिस इज अ फेयर, इसका मतलब होता है मेला। तो आप खुद ही बताओ कि यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में चिल्ड्रन क्या करेंगे, मेला को एंजॉय करेंगे या फिर डर को एंजॉय करेंगे या फिर ये कुछ और चीज़ें ही हैं। तो मेला को एंजॉय करेंगे वेरी मच, यानी कि यहाँ पे जो होमोनिम इस्तेमाल होने वाला है वो कौन सा होगा? फेयर। तो पहला सवाल बहुत ही आसान आपको देखने को मिला है। नंबर 2 पे चलते हैं। नंबर 2 जो है वो आपका पैराजम्बल है। ठीक है, तो पैराजम्बल कैसे करते हैं हम लोग? आप देखेंगे ऑप्शन कैसे दे रखा है, तो आप बोलेंगे ए है, सी है स्टार्टिंग में, फिर दो बार हमारा बी है। जब दो बार बी है तो 60% चांस होता है कि बी से शुरुआत हमारा सेंटेंस हो सकता है, बट 40% केस में क्या होता है कि वो ऑप्शन चेंज भी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, पहले ऑप्शन को पढ़ते हैं, एलिमिनेट करेंगे ऑप्शन को। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि रफली हाफ ऑफ द डॉक्टर्स हैड नेवर बीन सुइड। यहाँ पे रफली हाफ ऑफ डॉक्टर मतलब पहले डॉक्टर के बारे में कुछ ना कुछ कही गई होगी सेंटेंस में, इस पैराग्राफ में। उसके बाद कहीं ना कहीं रफली मतलब एक रफ तरीके से अनुमान लगाया जा रहा है कि जो आधे डॉक्टर हैं उनके बारे में कुछ कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये सेंटेंस तुम्हारा पहला सेंटेंस तो नहीं हो सकता। इस सेंटेंस को पढ़ के मन में फीलिंग ही नहीं आएगी कि ये पहला सेंटेंस होगा। और आप देख सकते हैं कि ऑप्शन भी डी से शुरुआत, तुम्हारा कोई भी ऑप्शन यहाँ पे डी से शुरुआत वाला हो ही नहीं सकता और है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, फिर बोलता है द सर्जन्स हु हैड नेवर बीन सीव्ड स्पेंट मोर देन 3 minutes लॉन्गर विथ each patient than those who had died sweet did। ठीक है, यहाँ बोलेंगे द अदर हाफ हैड बीन स्वीड एटलीस्ट ट्वाइस। फिर यहाँ बोलेंगे द अदर हाफ, जो दूसरा हाफ है, एक हाफ हमारा यहाँ बात कर रहा है, कहाँ गया, रफली हाफ ऑफ डॉक्टर्स यहाँ पे बात कर रहा है, और एक हाफ तुम्हारा यहाँ बात कर रहा है अदर हाफ। मैं वर्ड को लिंक करता हूँ जिससे कि मुझे पैराजम्बल सॉल्व करने में बड़ा आसानी हो जाता है। पहला हाफ तुम्हारा यहाँ पे दिख रहा है, हाफ ऑफ डॉक्टर्स। क्या सेंटेंस क्या कह रहा है मुझे नहीं पता, बट यहाँ मैंने वर्ड को लिंक किया और यहाँ अदर हाफ मिल गया, मतलब फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ आप कह सकते हैं। यानी पहला तुम्हारा सेंटेंस डी होगा और फिर तुम्हारा ए होगा, और डी और ए तुम्हारा साथ में आएंगे, तुम्हारा फिक्स हो गया, कुछ भी इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो डी और ए जहाँ भी नहीं है उसको काट के हटाओ। डी यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे देखो ए बी डी लास्ट में काट के हटाओ। मुझे डी ए चाहिए साथ में, डी ए यहाँ भी है और डी ए यहाँ भी है। लेकिन आप देखेंगे ना कि तुम्हारा फर्स्ट हाफ कौन सा है, सेंटेंस डी में है, और सेकंड हाफ अदर हाफ की बात कर जो कि सेंटेंस ए में है, मतलब पहला सेंटेंस डी होगा उसके बाद तुम्हारा ए होगा। तो इस तरीके से भी आप इस ऑप्शन को टिक करके भाग सकते हैं आसानी से। ठीक है, इस तरीके से मैं क्या करता हूँ कि ऑप्शन को एलिमिनेट करने के लिए मैं क्वेश्चन के जो सेंटेंसेस उसको लिंक करने की पूरी कोशिश करता हूँ, जिससे कि मुझे फायदा होता है। ठीक है, 90% केस में एलिमिनेशन काम करता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको चूज कर सकते हैं। मैंने बिना पढ़े सेंटेंस का मतलब समझे हमने, इसको टिक कर दिया आसानी से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर समझ में नहीं है तब एक बार क्या करेंगे, सॉल्व करने के बाद भी एक बार बीडीएससी को पढ़ के चेक कीजिए कि क्या ये सेंटेंस जो है एक मीनिंगफुल सेंटेंस दे रहा है बीडीएससी। अगर दे रहा है तो टिक करेंगे। बहुत ही आसान था ये वाला। आगे बढ़ेंगे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन वर्ड्स इन द गिवन सेंटेंस। यहाँ पूछ रहा है कि इसके बदले हम कौन सा वर्ड ऑप्शन चूज कर सकते हैं। स्पीकिंग एट लेंथ अबाउट ट्रिवियल थिंग्स। ट्रिवियल बोलते हैं तुच्छ चीजें, जो बहुत चीजें पुरानी हो चुकी है, इसको कोई सिग्निफिकेंट नहीं है लाइफ में, उसी को बोलते हैं। तो ही डिड नॉट स्टॉप अंटिल इट वाज रिमार्क्ड, वो रुका नहीं जब तक रिमार्क किया गया, दैट ही वाज स्पीकिंग एट लेंथ। एट लेंथ मतलब थोड़ी दूरी पे, अबाउट ट्रिवियल थिंग्स मतलब जो ट्रिवियल मतलब पुरानी चीजें हैं, तुच्छ चीजें हैं, ऐतिहासिक चीजें हैं। तो यहाँ पे उसके बारे में थोड़ी दूरी पे उसको बात ही किया जा रहा था, तो उसके बारे में कह रहा है स्पीकिंग एट लेंथ अबाउट ट्रिवियल थिंग्स। तो उसको हम क्या बोलते हैं, चहचहाना। ट्विटरिंग इज ऑल अबाउट चहचहाना।
यहाँ चिड़िया की तो बात है ही नहीं, तो ट्विटरिंग इस्तेमाल क्यों करेंगे? राइटिंग लिखना तो है ही नहीं, अगर ये स्पीक कर रहा है तो फिर वो राइटिंग का मतलब कुछ है ही नहीं यहाँ पे। लिटरिंग, लिटरिंग यहाँ पे एक वर्ड है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लिटर आपने पढ़ा होगा, एक वर्ड आता है लिटर, इसको बोलते हैं कूड़ा। तो लिटरिंग का मतलब होता है कूड़े से ढक देना, दैट इज कॉल्ड लिटरिंग, ठीक है। तो स्पीकिंग एट लेंथ अबाउट ट्रिवियल थिंग्स, यानी कि पुरानी चीज़ों के बारे में आप बातें कर रहे हैं और वो जा रहा है, मतलब कहीं जा रहा है, ऐसा कुछ बातें किए जा रहा है। ही डिड नॉट स्टॉप, वो रुका नहीं, अंटिल ही रिमार्क्ड दैट ही वाज स्पीकिंग एट लेंथ अबाउट ट्रिवियल थिंग्स। वो क्या बोलेंगे? रैम्बलिंग। रैम्बलिंग का मतलब होता है ये भ्रमण करना। यहाँ पे कहीं न कहीं ये पर्यटन के बारे में टूरिस्ट के रूप में कहीं जा रहा है, जिसके बाद ये कह रहा है कि वो रुका नहीं और बातें करता रहा, स्पीक करता रहा एट लेंथ, दूरी पे जाने के बाद भी उसके बारे में बातें करता रहा। तो रैम्बल यहाँ पे वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल होने वाला है। ये सवाल थोड़ा-सा कन्फ्यूजिंग तो हो सकता है बिकॉज़ जिस तरह से अंडरलाइन वर्ड दे रखा है स्पीकिंग एट लेंथ अबाउट ट्रिवियल थिंग्स, तो बेशक गलतियाँ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है इसमें। बट यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 जो कि रैम्बल का मतलब भ्रमण करना, यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। मोस्ट नियरेस्ट होमोनिम कौन-सा होगा? बिल्कुल वही कि आपका जो प्रोनाउंसिएशन है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। एक्सेप्ट हम इसको ही पढ़ते हैं और एक्सेप्ट हम इसको ही पढ़ते हैं। एक्सेप्ट इसका मतलब स्वीकार करना, ठीक है? सहमत होना, एसेंट भी बोलते हैं ना, स्वीकार कर लेना। यहाँ पे क्या बोलते हैं? एक्सेप्ट इज़ ऑल अबाउट मतलब इसको छोड़ के नहीं बोलते हैं आई विल गो एनीवेयर एक्सेप्ट दिल्ली, मैं दिल्ली को छोड़ के कहीं भी जा सकता हूँ, राइट? तो इसका मतलब होता है कि को छोड़कर। ये एक्सेंट है, जो बोलचाल की भाषा को बोलते हैं हम लोग एक्सेंट, एक्सपर्ट है, ठीक है? दक्ष होना किसी चीज़ के ऊपर, दक्ष बन जाना। और ये जो वर्ड है एक्सपेक्ट, इसको बोलते हैं आशा करना। ये एक्सपेक्ट है, ये अलग है, इसको बोलते हैं आशा करना। होप, है ना? आगे बढ़ते हैं, आसान सवाल था ये वाला। नंबर 5 क्या बोलता है? द क्वेश्चन वाज रेज्ड फॉर डिस्कशन बिफोर द मेंबर्स ड्यूरिंग द असेंबली सेशन। ठीक है, मतलब इस क्वेश्चन को रेज किया गया था डिस्कशन के लिए मेंबर्स के सामने जब असेंबली सेशन चल रहा था, ऐसा कुछ यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है। तो यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज करेंगे? जो कि वर्ड यहाँ पे दे रखा है ऑप्शन में, जो कि फ्रेजल वर्ब है। तो एक वर्ड है केम ऑफ, जो कि सेकंड फॉर्मेट में इस्तेमाल किया गया यहाँ पे। तो यहाँ पे जो केम ऑफ है, तो आपने याद किया कम ऑफ का मतलब क्या होता है? कम ऑफ का मतलब होता है जैसे कहीं से बच निकलना, दैट इज कॉल्ड कम ऑफ, ठीक है? याद रखिएगा इस चीज को, कम ऑफ को बोलते हैं बच निकलना। तो यहाँ पे और कहीं न कहीं कम ऑफ का मतलब मुझे जहाँ तक ध्यान में आ रहा है कि सफल होना के अर्थ में भी इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, ठीक है? कम अराउंड मतलब किसी की बातें सुन के अपना विचार बदल लेना या फिर मिलने के लिए किसी से जाना, उसको बोलते हैं कम अराउंड, ठीक है? कम आउट नहीं बोलते हैं, कम आउट टू बी मतलब सफल होना। कम आउट टू बी दिस हॉकी प्लेयर, नहीं ऐसा कुछ सेंटेंस सुनने में आपको आपको मिलता होगा हमेशा। कम आउट का मतलब होता है सफल होना। एक यहाँ पे एक वर्ड है कम अप का मतलब होता है कि आगे बढ़ना या आगे आना, ठीक है? आगे बढ़ना या आगे आना, इस तरह से हम कम अप का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो क्या बोलते हैं? द क्वेश्चन वाज रेज्ड फॉर डिस्कशन बिफोर द मेंबर ड्यूरिंग द असेंबली सेशन। ये भी एक कंफ्यूजिंग सवाल है, लेकिन जिस तरह से ये दिया है, अगर आप इसका मतलब सबको मालूम है ऑप्शन का, तो फिर आप इसको कर सकते हैं। बिकॉज यहाँ पे जो कम अप आएगा वो क्या है? आगे बढ़ने के सेंटेंस में, यानी कि क्वेश्चन को आगे बढ़ने के लिए आ गया कि आगे बढ़ना, इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं, ठीक है? द क्वेश्चन केम अप बिफोर द मेंबर्स, मतलब बोल सकता हूँ कि जो क्वेश्चन है वो आगे आ गया मेंबर्स के सामने ड्यूरिंग द असेंबली सेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ट्रेडिंग ऑन थिन आइस। ऑन थिन आइस का मतलब ये होता है भैया कि हम किसी रिस्की पोजीशन में हैं, बहुत ही रिस्की पोजीशन में होना, दैट इज कॉल्ड ट्रेडिंग ऑन थिन आइस। तो आप यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन क्या है? मेकिंग ए थिन आइस स्कल्पचर शार्प आइस के में, जो यहाँ पे डेंजरस रिस्की पोजीशन की बात यहाँ पे करी जा रही है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक वर्ड है डिवास्टेटिंग, इसका आपको निकालना है सिनोनिम। डिवास्टेट का मतलब होता है बर्बाद करना, विध्वंस कर देना, और इसी का सिनोनिम हो जाएगा भाई डिस्ट्रक्टिव, बहुत ही खतरनाक, बहुत ही भयानक, बहुत ही विध्वंसक, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव, दैट इज कॉल्ड डिवास्टेटिंग, राइट? एक वर्ड यहाँ पे इमर्जिंग मतलब उभरता हुआ को बोलते हैं हम लोग, इमर्जिंग सेशन नहीं बोलते हैं, उभरता हुआ सितारा, इमर्जिंग स्टार, राइट? इसको बोलते हैं फॉर्चुनेट इज ऑल अबाउट, सौभाग्यशाली को हम लोग बोलते हैं फॉर्चुनेट, सौभाग्यशाली। एक वर्ड है फ्लोरिशिंग, फ्लोरिशिंग का मतलब प्रगति करता हुआ, आगे बढ़ता हुआ को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लोरिशिंग। आगे बढ़ेंगे। इनकरेक्टली स्पेल्ड आपको ढूंढना है, कौन सा इनकरेक्टली स्पेल्ड है। तो ये पूरा पढ़ने का आवश्यकता आपको है नहीं, क्योंकि ऑप्शन में ही दिख जाएगा आपको कौन सा स्पेलिंग मिस्टेक है। ट्रेडिशनल आपको सही लिखा हुआ है। कैलेंडर, कैलेंडर सही है, नहीं नहीं, कैलेंडर यहाँ पे ऐसे लिखते हैं CALENDAR, कैलेंडर ऐसे लिखते हैं। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? मिस्टेक हो जाएगा। एक्टिविटीज और हाउस होल्ड्स, ठीक है, सब कुछ यहाँ पे सही लिखा हुआ है। तो आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ते भैया। हाँ, सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस इन द एक्टिव वॉइस फ्रॉम द
फॉलोइंग ऑप्शंस आपको चूज करना है कि एक्टिव वॉइस में क्या होगा। चारों ऑप्शन से बताना है आपको कि कौन सा सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। तो आप अगर ऑप्शन 2 को पढ़ेंगे ना, तो ये वॉइस की कहानी नहीं है बल्कि नरेशन है, इसको काट के हटाओ पहले ठीक है, बिना किसी तकलीफ के। हैव बीन कॉल्ड, बीन आता है भैया पैसिव वॉइस में, पता है आपको, तो काट के हटाओ। यहाँ देखो आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ये आता है प्रेजेंट के कंटिन्यूअस का, ये पैसिव वॉइस है, काट के हटाओ। हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको दिख गया होगा फटाफट कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो ये क्या हो जाएगा भैया एक्टिव वॉइस। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आ रहा है कि दे यूजुअली एग्री, दे यूजुअली एलीज, एग्री नहीं एलीज है, दैट देर इज अ डिले इन प्रोक्यूरिंग स्टेशनरी ड्यू टू द फॉल्टी परचेज ऑर्डर्स। ठीक है, दे यूजुअली एलीज दैट देयर इज अ डिले, ए डिले कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, ए डिले इन प्रोक्यूरिंग, प्रोक्यूर मतलब प्राप्त करना, प्रोक्यूर स्टेशनरी, स्टेशनरी का स्पेलिंग सही है हाँ, ड्यू टू द फॉल्टी परचेज ऑर्डर्स, डिले हो रहा है क्योंकि आपने जो फॉल्टी जो गलत तरीके से आपने परचेज ऑर्डर लगाया है उसी की वजह से क्या हो रहा है, डिले हो रहा है। तो मुझे कहीं भी यहाँ पे एरर आपको देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, दे यूजुअली एलीज, हाँ यहाँ वर्ब भी देखिए अनुसार ही है, तो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, बिल्कुल ही आसान सवाल है ये, और इसमें कोई एरर आपको देखने को नहीं मिल रहा है। इस भाई ने चूज किया ऑप्शन नंबर 4, पता नहीं क्यों चूज किया। दे यूजुअली एलीज दैट देयर इज नो, इसमें कुछ भी गड़बड़ी नहीं है इसमें। अगर यहाँ पे एलिज के बगैर एलिज होता तो शायद यहाँ पे तुमको दिक्कत हो सकती थी कि अच्छा वर्ब का पांचवा फॉर्म क्यों आया, क्योंकि ये अगर प्लुरल नंबर है तो वर्ब का प्लुरल वाला फॉर्म ही चाहिए होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक वर्ड यहाँ पे दे रखा है रिप्रोड्यूस, मतलब दोबारा प्रजनन, दोबारा प्रोड्यूस करना, मतलब दोबारा उसको उत्पन्न करना, मतलब तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसका निकालना है आपको सिनोनिम। तो रिसर्च करना ये तो अलग चीज हो जाएगा, रिसर्च अलग चीज है, रिप्रोड्यूस अलग चीज है, रिएक्शन प्रतिक्रिया बिल्कुल नहीं। प्रूव सिद्ध करना, क्यों भाई, ये दोनों किसी भी एंगल से नहीं होगा इसका सिनोनिम। देखिए वर्ड पूछता है रेप्लिकेट, तो रेप्लिकेट का मतलब ही होता है जैसे नकल करना, हम लोग कहते हैं रेप्लिकेट करना नहीं बोलते हैं, नकल करना, या फिर आप बोल सकते हैं इसको दोहराना बोल सकते हैं, रेप्लिकेट इज ऑल अबाउट दोहराना। तो यहाँ पे इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं रिप्रोड्यूस इज ऑल अबाउट रेप्लिकेट, दोहराना। आगे बढ़ते हैं और नंबर 12 पे आते हैं। स्पेलिंग ढूंढना आपको, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा इन द गिवन सेंटेंस में, गिवन सेंटेंस में कौन सा स्पेलिंग आपको मिस्टेक आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे ब्रेकिंग बिल्कुल सही लिखा हुआ है, अरे नहीं भैया, अच्छा ये ऑप्शन ही गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ देखो एजुकेशन सही लिखा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे एजुकेशन गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तो सही ऑप्शन वही होगा जो इस ऑप्शन में सही तरीके से लिखा होगा। यहाँ पे क्रूकल लिखा हुआ है, क्रूकल, एक्चुअल में ये चाहिए तुमको क्रूशियल, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। प्रोवर्टी नहीं बल्कि पोवर्टी होता है, इसलिए ये मिस्टेक नहीं बल्कि ये तुम्हारा क्रूकल मिस्टेक था यहाँ पे, जो कि हमने यहाँ पे सही कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। आई डोंट लाइक टू वर्क विद पीपल हु आर नॉट फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचीला होना, मतलब किसी भी काम में एक्सपर्ट होना। ऐसा नहीं कि हाँ मैं सिर्फ कंप्यूटर चलाने में एक्सपर्ट हूँ, मुझे कोई और काम नहीं कर सकता, है ना, नहीं बोलते लोग कि हाँ मैं सिर्फ पावर पॉइंट में काम करता हूँ, मुझे एक्सेल में काम ना कराओ। तो एक ऐसा इंसान जो फ्लेक्सिबल हो, मतलब हर जगह वो फिट हो जाएगा, वो फ्लेक्सिबिलिटी उसी को बोलते हैं। ठीक है, मतलब वो सब चीज चला सकता है, अगर नहीं आता वो सीख जाएगा फिर चलाएगा, क्योंकि वो बंदा फ्लेक्सिबल है, वो अपने आप को उस तरह से फ्लेक्सिबिलिटी में मेंटेन कर रखा है। तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, जो फ्लेक्सिबल का उल्टा हो जाएगा रिजिड, यानी कि बहुत कठिन या कठोर होना। कैपेबल का मतलब योग्य होना, एबल होना, कैपेबल होना। एक वर्ड यहाँ मेलिएबल, मेलिएबल बोलते हैं उसको, जो जिसको हम लोग लंबा कर सके, खींच के लंबा कर सकते हैं, जिसको मेलिएबल बोलते हैं उसको। ठीक है, ओपन एंडेड, जिसकी एक छोर खुली हुई उसी को बोलते हैं हम लोग ओपन एंडेड। आगे बढ़े, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, वी कंपेल्ड द टीचर, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट यहाँ पे पहले दे रखा है, आपको पहले से मालूम है कि ये जो स्ट्रक्चर है वो कौन सा होता है, सिंपल पास्ट का होता है। 90% केस में वॉइस के सवाल सिंपल पास्ट से ही आते हैं, आपको मालूम है दोस्तों। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं हम लोग, इसका पैसिव वॉइस क्या होता है, वाज या वेयर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है। तो यहाँ पे वाज वर है क्या, वाज तो है। ठीक है, यहाँ भी, यहाँ तो है ही नहीं, ये डायरेक्टली वर्ब का थर्ड फॉर्म आ चुका है, काट के हटाओ। यहाँ भी आप देखेंगे वाज तो है नहीं, यहाँ भी वाज है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी वाज है। अब सेंटेंस को पढ़ते हैं, फिनिशिंग द क्लास सुनर वाज, ये सुनर कहाँ से आ गया, यहाँ से यहाँ कैसे आ सकता है, फिनिशिंग द क्लास सुनर वाज व्हाट द टीचर वाज कंपेल्ड टू डू। ये पढ़ के आपको लग रहा होगा अच्छा ये सेंटेंस तो ऑलरेडी गलत मुझे दिख रहा है, पहले से पढ़ते पढ़ते गलत दिख रहा है मुझे।
द टीचर वाज कंपेल्ड, वाज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट जो भी है। आगे बढ़े। आसान सवाल होते हैं, बॉयज का सवाल बहुत ही आसान होते हैं। अगर आप कर पाए मुश्किल से तो 5 सेकंड लगेगा मुझे लगता है, अगर आप सब चीज़ें याद कर रखे हैं तो। आउटर प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ए ट्री, ट्री का जो बाहरी जो लेयर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बार्क यानी कि छिलका को बोलते हैं। पील का मतलब होता है छिलना, ये एक वर्ब है पील, छिलना, लेकिन यहाँ बार्क जो उसको छिलका को बोलते हैं, जो ऊपर का जो कवर होता है बार्क उसी को बोलते हैं। और बार्क का मतलब भौंकना भी होता है इन केस ऑफ डॉग। एक वर्ड यहाँ पे श्रब है जिसको बोलते हैं हम लोग झाड़ी। सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड यहाँ पे रिंड है। रिंड का मतलब क्या होता है पता है आपको? जैसे रिंड का मतलब हम लोग कहते हैं, जैसे इसका मतलब भी आप कह सकते हैं छिलना ही होना चाहिए। तो रिंड और पील दोनों का मतलब छिलना ही होगा, आप एक बार चेक कर लेना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अ फिल इन द ब्लैंक्स इज अ फीमेल हॉर्स। हॉर्स का फीमेल वर्जन को हम लोग क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मेयर, घोड़ी। आपको पता होगा पहले से, घोड़ी को हम लोग कहते हैं मेयर। ठीक है। एक वर्ड यहाँ पे विक्शन। विक्शन क्या होता है? विक्शन बोलते हैं लोमड़ी को। विक्सन किसको बोलते हैं? लोमड़ी को। रूस्टर बोलते हैं किसको? तो ये आपको मालूम होगा, मुर्गा। ठीक है। हमने सिर्फ बचपन से ये सिर्फ याद कर रखा है, हेन का मतलब मुर्गी। मुर्गा का हम याद नहीं करते हैं, जो कि होता है रूस्टर। ठीक है। DOE, डोई जो होता है ना, इसको हम लोग कहते हैं लेडी, जो हिरन होता है ना उसी को बोलते हैं हिरनी। इज ऑल अबाउट DOE। ठीक है, आगे बढ़े। व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड? वर्ड तुम्हारा है कोनोट। कोनोट का मतलब क्या होता है? बतलाना, कोई चीज एक्सप्रेस करना या फिर प्रदान करना, इज ऑल अबाउट कोनोट। ठीक है, कन्वे करना। यहाँ पे ऑप्शन क्या देखते हैं? कमेंट है, केयर है, क्रिटिसाइज और कन्वे। कन्वे वर्ड ही आ चुका है पहले से, तो कन्वे का हम लोग क्या बोलते हैं? देना या प्रदान करना। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। हेलो। स्पैम कॉलर बढ़ गए हैं फोन में। ठीक है, तो यहाँ पर देखें कन्वे वर्ड जो आ चुका है वो तुम्हारा क्या हो जाएगा? कोनोट का सिनोनिम हो जाएगा। कमेंट करना, केयर और क्रिटिसाइज का मतलब क्या हो जाएगा? शिकायत करना। तो बहुत ही आसान आपके ऑप्शंस दे रखे हैं, तो कन्वे इज ओनली वर्ड जो कि कोनोट का क्या हो जाएगा? सिनोनिम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ग्रामेटिकल ढूंढने के लिए बोल रहा है, ही इज नॉट रिच सो ही कैन नॉट अफोर्ड टू बाई अ एक्सपेंसिव कार। पढ़ते पढ़ते आपको दिख गया होगा कि अ एक्सपेंसिव क्यों होगा। यहाँ पे एक्सपेंसिव अगर ई है तो कहीं ना कहीं एन एक्सपेंसिव कार की यहाँ बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। He is rich and famous and expects everyone to fill in the blanks on him. वो धनी है, फेमस है और वो आशा करता है हर इंसान से। टू क्या आशा करता है? तो आपने एक वर्ड पढ़ा होगा जो कि ऑप्शन 1 में लिखा हुआ है, डांस अटेंडेंस। डांस अटेंडेंस का मतलब क्या होता है? कुछ मतलब हर चीज ऐसा ऐसा कुछ करना किसी के लिए कि उसको मतलब नहीं होता है कि वो कुछ भी कहे और आप कर दो उसके लिए, है ना? ट्रीट करे एक स्पेशल तरीके से, उसको हम लोग कहते हैं डांस अटेंडेंस। अटेंडेंस नहीं बल्कि डांस अटेंडेंस। तो कोई इंसान अगर रिच है, फेमस है, तो वो क्या चाहेगा इंसानों से कि वो उसकी हर बात को लोग मान ले, है ना? मतलब जो भी वो किसी से कुछ मांगना चाहे या फिर आस्क करे या फिर पूछे, तो वो उसको पूरा करे, है ना? उसको स्पेशल तरीके से ट्रीटमेंट मिले, दैट इज वही वो चाहता है, अगर वो रिच है, अगर वो फेमस है तो। यहाँ पे क्या बोलेंगे? वर्ड लगाते हैं डांस अटेंडेंस। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं इंग्लिश में, तो लिख सकते हो कि टू डू एवरीथिंग, टू डू एवरीथिंग दैट समवन आस्क यू टू, है ना? हर वो काम करना जो कोई इंसान आस्क करता है आपसे। ठीक है, और आप ये भी कह सकते हैं एंड ट्रीट देम इन अ स्पेशल वे। इसको हम कह सकते हैं डांस अटेंडेंस। ठीक है, तो ये आपको वर्ड मालूम चल गया है। तो आगे बढ़ते हैं और नंबर 20 पे आते हैं। नंबर 20 फिर से पैराजम्बल आ चुका है। तो पैराजम्बल हम लोग कैसे करते हैं? ऑप्शन चेकआउट करते हैं। तो आपने देखा यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या है, तो यहाँ देखेंगे ए है, बी है, फिर डी और सी। बस सारे ऑप्शन क्या डिफरेंट है, तो एलिमिनेट करना बहुत ही आसान आपको हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमने ऑप्शन सी को देखा, मेरा ध्यान चला गया ऑप्शन सी पे, तो आप बोलेंगे दीज एक्सीडेंट्स आर ऑल्सो एन इंडिकेटर। कुछ एक्सीडेंट्स के बारे में बात कही गई है, वर्ल्ड हेल्थ के बारे में। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की बात यहाँ पे कही गई है। तो कहीं ना कहीं उसके हिसाब से कहीं ना कहीं इसमें
एक्सीडेंट्स के बारे में व्याख्या की गई होगी, उसके बाद का ये सेंटेंस है कि ये सब जो एक्सीडेंट्स हैं वो एक इंडिकेटर भी हैं साइको सोशल स्ट्रेस का इन अ फास्ट मूविंग सोसाइटी। तो ये सेंटेंस कहीं ना कहीं उस सेंटेंस का इलेबोरेशन होगा, यानी कि ये सेंटेंस तुम्हारा पहला सेंटेंस तो नहीं हो सकता। ठीक है, काट के हमने हटा दिया। द हार्ट डिजीज एंड डिप्रेशन बोथ स्ट्रेस डिजीज आर गोइंग टू रैंक फर्स्ट एंड सेकेंड इन द रेस। जो हार्ट डिजीज होते हैं, जो डिप्रेशन होता है, वो बहुत स्ट्रेस डिजीज है ना, वो रैंक फर्स्ट करेंगे, सेकंड करेंगे। ठीक है, 2020 की अगर बात करी जाए तो आगे अगर हम पढ़ते हैं नंबर 2, अगर हम पढ़ें ऑप्शन नंबर बी, तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बी नंबर में कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स आर गोइंग टू बी द थर्ड लार्जेस्ट किलर्स। रोड एक्सीडेंट्स आर गोइंग टू बी द थर्ड लार्जेस्ट किलर्स। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे तुमको ऑटोमेटिक दिखेगा एक चीज कि बी और डी तुम्हारा क्या है, संबंध में है। मैंने कैसे बोला ये बात, देखो, जैसे मैंने हम वर्ड को ना क्लिक करते हैं बहुत बार पैराजम्बल में, यहाँ देखो थर्ड लार्जेस्ट किलर्स। समझ रहे हो बात, समझ रहे हो बात। इसके पहले तुम्हारा यहाँ पे कह चुका है पहले से कि हार्ट डिजीज और डिप्रेशन, ये दोनों जो है ना स्ट्रेस डिजीज हैं, और वो रैंक करने वाले हैं पहले और दूसरा। ऑटोमेटिक ये पहले और दूसरे की बात कर चुका है, कौन कौन डिजीज फर्स्ट पे आएगा, कौन कौन डिजीज सेकंड पे आएगा, और यहाँ पे तुमसे कह रहा है थर्ड लार्जेस्ट किलर्स। वो कौन सा है, रोड का ट्रैफिक जो एक्सीडेंट होता है वो उसको थर्ड पे रखा है। तो तुम ऑटोमेटिक कहोगे कि पहले सेंटेंस डी आएगा, फिर तुम्हारा बी आएगा, और इसके बीच में कुछ नहीं आएगा, मतलब डी और बी साथ में आएगा। समझ गए बात को। तो इस तरीके से आपने इसको भी काट दिया और इसको भी काट दिया और इसको फटाफट मार के निकल गए। समझ गए बात को। तो यहाँ पे क्या होता है, पहला एग्जाम्पल में आपको सेंटेंस को लिंक करना होता है। जैसे आपने लिंक कर लिया, अच्छा क्लियर हो गया कि अच्छा एडीबीसी होगा तुम्हारा, तो कुछ ना करो, एक बार एडीबीसी को पढ़ के देखो क्या ये मीनिंगफुल सेंटेंस निकलता है। अगर निकलता है तो ठीक है, नहीं निकलता है तो फिर से पढ़ लो एक बार, क्योंकि 1 मिनट टाइम तो मुझे लगता है कि देना पड़ता है पैराजम्बल को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, आसान है फिर तो वो अलग बात है, अगर इस तरह के सवाल आते हैं तो कम से कम 1 मिनट तो टाइम लगता है, जिससे कि सही तरीके से आप सॉल्व कर पाएंगे। तो 90% केस में क्या होता है कि एलिमिनेट करके आप सही तरीके से ऑप्शन चूज कर पाएंगे। 10% केस में कंफ्यूजिंग हो जाती है बाद में भी, सॉल्व करने के बाद भी। ठीक है, तो इस तरह से आप उसको ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, और ये तुम्हारा आ चुका है क्लोज टेस्ट। ठीक है, पढ़ते हैं इसको, क्या कहते हैं तुम्हारा क्लोज टेस्ट। आगे बढ़ते हैं, ओके। तो यहाँ तुम्हारा लिखा हुआ कि द चैलेंज इन मद्रास, द चैलेंज इन मद्रास हाई कोर्ट टू द इमरजेंसी एरा शिफ्टिंग ऑफ एजुकेशन फ्रॉम स्टेट लिस्ट टू कंकरेंट लिस्ट। एक लिस्ट होता है स्टेट का, एक होता है सेंट्रल का, दोनों का मिला जुला होना को बोलते हैं कंकरेंट लिस्ट। तो वही कह रहा है कि स्टेट का जो हाई कोर्ट का जो मद्रास जो हाई कोर्ट है, उसके सामने जो चैलेंज है कि इमरजेंसी एरा शिफ्ट हो रही है एजुकेशन का स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में। ठीक है, तो ये शिफ्टिंग अगर है तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, इज आर फ्यूटाइल एक्सरसाइज इन टर्निंग बैक टू द क्लॉक। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे अगर चूज करेंगे तो इज है, वर है, हैड है, हैव है। तो जैसे ही आपने देखा कि इज यहाँ पे अ फ्यूटाइल एक्सरसाइज, मतलब कुछ वर्ब तो है ही नहीं, तो हैव और हैड के लिए मुझे प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए होगा। तो अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे, तो मुझे वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए होगा, जो कि यहाँ पे है ही नहीं। अगर वर है, वाज है या वर है, वर होने के लिए मुझे एक सेंटेंस पहले वाला प्लूरल चाहिए होगा, प्लूरल चाहिए होगा सेंटेंस। तो यहाँ पे देखो एजुकेशन का शिफ्ट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे वर नहीं बल्कि इज का इस्तेमाल करेंगे कि वो एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज है। इज अ एक्सरसाइज जो कि फ्यूटाइल है, बेकार है। समझ गए बात। तो यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से आप चूज कर पाएंगे। इस बंदे ने हैव चूज किया, पता नहीं क्यों चूज किया, आई डोंट नो, आई डोंट नो। ठीक है, कोई लॉजिक नहीं है हैव लगाने का। 46 ईयर्स हैव पास्ट, अब यहाँ पे 46 साल बीत चुके हैं। ठीक है, कब से, द 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जब से 42वां संविधान संशोधन हुआ है उस समय से। तब यहाँ पे तुम देखोगे एक निश्चित टाइम बताया जा रहा है, डेफिनेट है, बोलते हैं 3 साल से, मतलब फॉर 3 ईयर्स, लेकिन 3 बजे से, सिंस 3 AM, 3 PM बोलते हैं ना इस तरीके से। तो यहाँ पे जब से 42वां संविधान संशोधन होता है, ये आपने पढ़ा होगा, एक्यूरेट डेट पढ़ा होगा आपने पॉलिटी वाले सवाल में। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम लोग, सिंस, क्योंकि ये एक एक्यूरेट टाइम है। फॉर इस्तेमाल यहाँ पे हम लोग नहीं कर पाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। इन दिस पीरियड, इस पीरियड में क्या हुआ कि द एजुकेशन सेक्टर हैज सीन फार टू मेनी चेंजेस, बहुत बार चेंजेस हुए।
एंड मोस्ट कांट बी, एंड बहुत बार चेंज हुआ है। और उसके बाद कुछ ऐसे हैं, उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जिसको हम मोस्ट कांट बी टर्न्ड, कांट बी रिवर्स्ड, कांट बी बैक्ड, कांट बी रिटर्न्ड। सामान को रिटर्न करने के लिए हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पे जब किसी क्या बात करूँ मैं, किसी सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में किसी पॉलिसी को वापस लेना हो तो उसको रिवर्स के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ना कि टर्न के रूप में इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 इज द रिक्वायर्ड आंसर, कि एजुकेशन सेक्टर में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, उनमें से बहुत सारे तो ऐसे हैं जिसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, तो वो यहाँ पे तुमको अप्लाई करना पड़ेगा। और उसके लिए आगे भी कह भी रहा है कि फॉर इंस्टेंस मतलब उदाहरण के लिए। इसका मतलब क्या होता है फॉर इंस्टेंस, आपने याद कर लो इसको। इसका मतलब होता है उदाहरण के लिए। फॉर इंस्टेंस उदाहरण के लिए, एक कॉमन नेशनल मेडिकल टेस्ट हुआ था, नाउ अलाउज स्टूडेंट्स टू इज अपीयरिंग द फॉर जस्ट वन एग्जामिनेशन इंस्टेड ऑफ मल्टीपल वंस कंडक्टेड बाय ईच स्टेट। मतलब ये नियम बता रहा है कि पहले क्या था और अब कैसा है। स्टेट्स विल एंजॉय, स्टेट्स कहाँ चला गया, हाँ, states will enjoy fill in the blanks to operate their own universities, schools and education syllabus. State will enjoy, ठीक है, ऑपरेट देयर ऑन यूनिवर्सिटीज, वो अपने यूनिवर्सिटीज को ऑपरेट करेंगे, स्कूल को, एजुकेशन के सिलेबस को। ये डिपेंड करता है स्टेट के ऊपर कि वो किस तरीके से ऑपरेट करेंगे सारी यूनिवर्सिटी को, स्कूल्स को, एजुकेशन के सिलेबस को। तो ये तुम्हारा क्वालिटी किस में आ चुका है, स्टेट के अंदर। तो एंजॉय सुटेबल टू, सुटेबल टू फिक्स हो रहा है नहीं, सुटेबल का मतलब होता है उचित होना। तो यहाँ पे ये वर्ड सूट ही नहीं कर रहा है। आप अगर ऑप्शन को कभी कभी ना समझ में आता है तो क्या करेंगे, इसको हम फिल इन द ब्लैंक्स भर के देखेंगे क्या ये वहाँ पे सूट कर रहा है। स्टेट्स विल एंजॉय, तो आप जैसे ही भरेंगे ना फ्लेक्सिबिलिटी, तब आपको दिखेगा अच्छा लचीलता होनी चाहिए स्टेट्स के पास, कि वो किस तरीके से ऑपरेट करेगा, चाहे वो यूनिवर्सिटी के केस में हो, चाहे वो स्कूल के केस में हो, चाहे वो एजुकेशन के सिलेबस की बात हो। वो सब कुछ स्टेट ही पर डिपेंड करता है, मतलब स्टेट के पास क्या फ्लेक्सिबिलिटी है चेंज वेंज करने का। समझ गए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे लागू होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट सवाल पे आते हैं। अंतिम सवाल क्या बोलता है भाई, कि यूजीसी इज रीस्ट्रक्चरिंग यूजी, पीजी एंड doctoral programs. States are trying out clustering of schools, closing down smaller schools. ठीक है, क्लस्टर का मतलब गट्ठर बनाना, सबको एक साथ जोड़ लेना। तो स्टेट जो है वो ट्राई कर रहा है कि सबको क्लस्टर बनाए, स्कूल्स को जोड़ ले एक साथ, क्लोज कर दे स्मॉलर स्कूल्स को। ये तुम्हारा स्टेट्स चाह रहा है, ऐसा कुछ यहाँ पे देखने को मिल रहा है इस पैसेज में। इंस्ट्रक्शन इन इंग्लिश seems to have lost favor at the center, even though society is headed in the opposite direction. ठीक है, बट द मोड पॉइंट यानी कि इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है, इज नो वन entity can claim complete control. It is a diverse ecosystem for more important issues than locating education in the constitution are at stake. तो यहाँ पे देखेंगे कि कह रहा है कि स्टेट्स ट्राई कर रहा है क्लस्टरिंग ऑफ स्कूल, मतलब स्कूल को क्लस्टर करने का मतलब एक साथ जोड़ देने का, गट्ठर बनाएगा उसका। क्लोजिंग डाउन कर रहा है कौन सा, जो छोटे छोटे स्कूल्स हैं उनको क्लोज कर रहा है। इंस्ट्रक्शन दे रहा है इसके इंग्लिश में, seems to have lost favor at the center even though society is headed in the opposite direction. सोसाइटी फिर भी क्या कह रहा है, सडनली हेडेड, वो अचानक से हेड कर गया उल्टे दिशा में, ऐसा कुछ बोलेंगे। इरिवोकेबली, इरिवोकेबल का मतलब होता है जिसको परिवर्तन आप नहीं कर सकते, जिसको आप रिवोक नहीं कर सकते, ठीक है, जिसको आप परिवर्तन नहीं कर सकते, ठीक है। तो कह रहा है कि इवन दो, यहाँ तक कि सोसाइटी भी जिसको परिवर्तन नहीं कर सकते, हेड किया गया इन द अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, आप उसको चेंज करके दूसरे किसी और दिशा में उसको दिमाग को नहीं ला पाएंगे। वो यहाँ पे कहने की कोशिश की जा रही है, सोसाइटी भी इस तरह से हेड कर रहा है, ठीक है। तो इररिलेवेंट बोलते हैं असंगत तरीके से, नहीं, असंगत पे इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। यहाँ पे आपको चाहिए अगर वर्ब है तो वर्ब के पहले आपको चाहिए होगा बिल्कुल एडवर्ब या तो एडजेक्टिव, ठीक है। सडनली यहाँ पे लगा नहीं सकते, इररिलेवेंट लगा नहीं सकते, इरिवोकेबल भी नहीं लगा सकते, बोलिए इरिवोकेबल हेडेड नहीं, इरिवोकेबली। ये वर्ड थोड़े कंफ्यूजिंग है यहाँ पे दे रखे हैं ऑप्शन में, बट बहुत ही बढ़िया ये वाला सवाल 25 नंबर हुआ आपका, क्योंकि ऑप्शन जब तक कंफ्यूजिंग नहीं होगा तब तक दिमाग लगेगा नहीं। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, इरिवोकेबली हेडेड, मतलब एक ऐसा चीज जिसको हम परिवर्तन नहीं कर सकते, उस तरीके से इस बंदे ने उल्टे दिशा के अंदर अपने आप को हेड कर लिया है, सोसाइटी की बात अगर करूँ तो, ठीक है। तो इस तरीके से हम यूज करेंगे ऑप्शन नंबर 2, जो कि यहाँ फिट बैठ रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इसे पसंद आएगा। तो एक बार
लाइक कर दीजिएगा हमारे इस वीडियो को, बहुत एफर्ट लगता है। ठीक है, हम भी आपके सामने आपके जैसे ही बैठ करके एग्जाम में जैसे आप बैठते हो, ठीक है, हम वैसे बैठ करके आपके सामने डिस्कस करते हैं। हम कुछ रट्टा मार के नहीं आते हैं, ठीक है। तो कुछ कुछ गलतियाँ हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा। बाकी अगर आपको अच्छा लगता है तो एक बार लाइक कर दीजिएगा हमारे इस वीडियो को। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो आपकी आखिरी वीडियो होगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल दिस टाइम। मिलते हैं आपसे अगले शिफ्ट में। थैंक यू सो मच वंस अगेन।